Hello students, I hope you all are fine. So let me start second chapter in civics. What is democracy? Why democracy? डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी क्यों? तो हम इस पूरे चैप्टर में हम दो पॉइंट्स पे हम लोगों का डिस्कशन है. फर्स्टली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? And second things which we have to be discussed, that the features of democracy. It means डेमोक्रेसी की हमें जरूरत क्यों है, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, इनकी लिमिटेशंस कहाँ पे हैं. So these things which we have to be discussed in this chapter. So first of all, what is democracy? So here it is a discussion of the Mary, Lauren Modern, Ribling. So these persons have to be discussed, and they find that, and they conclude a very simple definition about democracy. So according to the discussion, we find a simple definition of democracy. So they conclude that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the peoples. डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की एक तरीके होती है जिसमें रूलर्स पीपल के द्वारा इलेक्ट किए जाती हैं. इट मीन्स लोगों के द्वारा जिनमें रूलर्स को इलेक्ट किया जाए, उनका चुनाव किया जाए. दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी. इट मीन्स इसमें जो हेड ऑफ स्टेट है या हेड ऑफ कंट्री जो है वो लोगों के द्वारा सेलेक्ट की जाती है. तो ऐसे ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी कहते हैं. So in a very simple words, you can define that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the peoples. Next topic is the features of democracy. डेमोक्रेसी की कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? तो पहली चीज तो हमने देखा, द मेजर firstly things is that democracy in which the rulers are elected by the peoples. ये डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि कंट्री का हेड या फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री इज selected by the citizens. And second feature is that major decision by elected leaders. कि हमारे कंट्री में या किसी भी कंट्री में जो भी डिसीजन लेने हो, हमें नए नए प्लानिंग करनी हो, सिटीजन्स के लिए नई नई चीज़ें लेकर सामने आनी हो, तो सारे के सारे डिसीजन सेलेक्ट किए हुए लीडर्स के द्वारा ही लिया जाता है. सो यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी दिखाई गई है कि हाउ कैन वी से दैट a major decision is elected by leaders or not. So here is a story about the Pakistan. Here is saying that in Pakistan, General Pervez Musharraf had a military coup in October 1999. पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ वहाँ पर एक मिलिट्री coup वहाँ पे एस्टेब्लिश करती हैं अक्टूबर 1999 में. He overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of country. उन्होंने वहाँ के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को वहाँ से हटा देते हैं और खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव वहाँ पर डिक्लेयर करते हैं पाकिस्तान का. लेटर ही चेंज्ड हिज डेस्टिनेशन टू प्रेसिडेंट और बाद में खुद को प्रेसिडेंट
डिक्लेयर करती हैं। In 2002, held a referendum in the country that granted him a 5-year extension. So 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ वहाँ पर आते हैं मिलिट्री coup के थ्रू, और उसके बाद उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव बनते हैं और फिर उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर करती हैं। और 2002 में एक रेफरेंडम उन्होंने जारी किया जहां पर उन्हें 5 सालों का एक्सटेंशन मिल जाता है। इट मीन्स अब नेक्स्ट 5 साल तक भी परवेज मुशर्रफ वहां पर एज अ प्रेसिडेंट वर्क कर सकती हैं। पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी activists said that the referendum was based on malpractice and fraud। कि वहाँ पर एक चीज़ सामने आती है कि जो ये रेफरेंडम की वजह से 5 सालों का एक्सटेंशन हुआ, वह रेफरेंडम कहीं ना कहीं माल प्रैक्टिस जिनमें गलत तरीक़ों से हुआ था, कुछ उसमें फ्रॉड या एक्टिविटीज़ अपनाई गई थी, तब जाकर के इस 5 सालों का एक्सटेंशन उनमें मिल पाया था। In August 2002, he issued a legal framework order that amended the Constitution of Pakistan। इसके बाद उन्होंने 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर उन्होंने इशू किया जिसे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट माना गया। According to this order, the president can dismiss the national and provincial assemblies। कि इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट किसी भी नेशनल या प्रोविंशियल असेंबली को मना कर सकता है, ख़त्म कर सकता है या उसको पूरी तरह से फिनिश भी कर सकता है। The work of civilian cabinet is supervised by a National Security Council which is dominated by military officers। इनकी टाइमिंग में सिविलियन कैबिनेट का जो वर्क था वह नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को दे दिया गया था, जो मिलिट्री ऑफिसर्स के द्वारा पूरी तरह से ऑपरेट था। यानी इसमें पूरी तरह से मिलिट्री ऑफिसर्स अपना दबदबा बनाए हुए थे, वो जो चाहे वहाँ पर अपने वर्क को करा सकते थे। Elections were held after passing this law, elections were held to national and provincial assemblies। So Pakistan has had elections. Elected representatives have some powers, but the final power rested with military officers and General Musharraf himself। कि यहाँ पर इस लॉ के पास होने के बाद इलेक्शंस वहाँ पर बनाए जाते थे, चाहे वो नेशनल असेंबली के लिए हो या प्रोविंशियल असेंबली के लिए हो। तो यहाँ पर पूरी तरह से इलेक्शंस वगैरह होते थे, लोगों लीडर्स का सिलेक्शन होता था। लेकिन पाकिस्तान में जो फाइनल डिसीजन था वह मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथों में था, स्पेशली जनरल मुशर्रफ के हाथों में था। वही वो हर चीज़ों को डिसाइड करते थे, हर चीज़ों को वो अपनी तरीके से चलाते थे। आज की डेट में भी आप देखें तो कुछ ना कुछ हद तक वहाँ पर मिलिट्री दबदबा वहाँ पे ज़्यादा है। मिलिट्री जो फैसला लेती है उसे गवर्नमेंट को मानना पड़ता है। So clearly there are many reasons why Pakistan under General Musharraf should not be called a democracy। तो हम देख सकते हैं कि ये ऐसा मेन रीज़न है कि यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है, इलेक्शंस किए जा रहे हैं लीडर्स के लिए, लेकिन जो डिसीजन लेने का पावर है वह उन लीडर्स के पास अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज़ नहीं है।
But let us focus on one of these. Can we say that the rulers are elected by the people in Pakistan? कि अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आ रहा है कि जो इलेक्शंस वाकई जो पाकिस्तान में कराए जा रहे हैं, क्या वो वाकई एक सही मायने में हम मान सकते हैं कि वहाँ पर एक वर्क या इलेक्शन बहुत ही सही तरीके से हो रहे हैं? क्या वहाँ के रूलर्स सही तरीके से इलेक्टेड हो रहे हैं? तो हम देख सकते हैं कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट को किए जा रहे हैं। इलेक्शंस का दिखावा तो लोग कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो वर्क है, लोगों के जो डिसीजंस हैं, वह कहीं ना कहीं मिलिट्री के अंडर में, मिलिट्री ऑफिसर्स के अंडर में पूरी तरह से उसमें पड़ा हुआ है। इनमें सब कह सकते हैं कि उन्हीं के ऑपरेस्ट के रूप में देखने को मिल रहा है। सो लोग फ्रीली हो करके अपने वोट को नहीं दे पाते हैं। दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन। दूसरी चीज़ तो हम देख सकते हैं कि उनका इलेक्शन जिस तरह से फ्री एंड फेयर होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और दूसरी चीज़ कि फाइनल डिसीजन लीडर्स ले ही नहीं पा रहा है। तो ऐसे में क्या है कि द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेसिस्ट विद मेनी ऑफिशियल्स एंड विद जनरल मुशर्रफ एंड नॉन ऑफ देम वर इलेक्टेड बाय द पीपल। कि जो भी डिसीजन लेने का पावर है वह आर्मी ऑफिशियल्स के पास है और स्पेशली जनरल मुशर्रफ के हाथों में है, और ये लोग कोई इलेक्टेड पर्सन नहीं है। नेक्स्ट थिंग, दिस हैपन इन मेनी डिक्टेटरशिप्स एंड मोनार्कीज। जिस वजह से यहाँ पे डिक्टेटरशिप और मोनार्की सिस्टम आ जा रही हैं, तो ये चीज़ें क्या हो रही हैं कि उनको जो इलेक्टेड पीपल्स हैं वह इनके हाथों की एक कठपुतली बना दे रहे हैं। सो दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट, बट द रियल पावर इज विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्टेड पार्लियामेंट है, एक गवर्नमेंट है, बट रियल पावर, डिसीजन लेने का पावर उन लोगों के पास है जो बिल्कुल भी इलेक्टेड नहीं है। सो इस तरह की रूलिंग को हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि ये पीपल्स का रूल है, क्योंकि जब इलेक्टेड पीपल्स अपने डिसीजन देंगे तभी तो हम मानेंगे कि लोगों का ये डिसीजन है। लेकिन यहाँ पर अपोजिट है कि इलेक्टेड पर्सन भले ही वहाँ पे रहे, लेकिन उनके पास डिसीजन लेने का पावर नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल भी डेमोक्रेसी नहीं है। तो इस तरह से हम पहला फीचर देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी में पहला फीचर हमारे सामने आ रहा है कि फाइनल डिसीजन जो लिया जा रहा है कंट्री में लोगों के लिए, तो वह लोगों के द्वारा होनी चाहिए। इट मीन्स जो इलेक्टेड पर्सन्स हैं वही वहाँ के डिसीजंस को लेने के पावर में होनी चाहिए। नेक्स्ट फीचर है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। अब हम लोग इसमें देखते हैं। सो लेट वी डिस्कस अबाउट दिस टू एग्जाम्पल्स। फर्स्ट इज इन चाइना एंड सेकेंड इज मैक्सिको। तो लेट वी डिस्कस फर्स्ट टॉपिक। In China, elections are regularly held after every 5 years for electing the country's parliament, called Guangyo Ranin Dabagyo Dahol. It means National People's Congress. कि चाइना में क्वांगो रैनिंग दबायो या नेशनल पीपल्स कांग्रेस नाम से एक वहाँ पर पार्लियामेंट, वहाँ पे 5 सालों पे इलेक्शंस में पे काम करती है, और हर 5 सालों पर यहाँ पर इलेक्शंस होते रहते हैं इस पार्लियामेंट में लोगों को भेजने के लिए।
The National People's Congress has the power to appoint the president of the country. कि इस नेशनल पीपल्स कांग्रेस के पास पावर है कि वह प्रेसिडेंट को सेलेक्ट कर सकती है. It has nearly 3,000 members elected from all over China. कि इस पार्लियामेंट में लगभग 3,000 मेंबर्स होते हैं जो पूरी चाइना से सेलेक्ट किए जाते हैं. Some members are elected by the army. इनमें से कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जो आर्मी के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं. Before contesting election, a candidate needs the approval of Chinese Communist Party. कि यहाँ पर कॉन्टेस्टिंग होने से पहले जस्ट इलेक्शन लड़ना है तो वहाँ पर लोगों को पार्टिसिपेट करना होता है. तो इस पार्टिसिपेशन में आने से पहले या इस कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन से पहले जो कैंडिडेट्स होते हैं इन्हें वहाँ की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ता है. Only those who are member of Chinese Communist Party or 8 smaller parties allied to it were allowed to contest election held in 2002 or 3. यहाँ पर वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स होते हैं या फिर इस पार्टी की जो छोटे छोटे एलिड है, जो ग्रुपिंग है, उनमें वो वर्क करते हो या उनके वो पार्ट होते हैं. वही पर्सन, सिर्फ और सिर्फ वही लोग इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाते हैं. अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि गवर्नमेंट जो भी बनेगी वह कहीं ना कहीं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है. तो इस तरह से चाइना को हम देख सकते हैं कि चाइना में बिल्कुल भी फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन नहीं है. तो पहला हमने एक देख लिया. अब हम आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे कि सिंस इन इंडिपेंडेंस इन 1930 मैक्सिको होल्ड इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 years टू इलेक्ट इज प्रेसिडेंट. कि इंडिपेंडेंस के बाद 1930 के बाद से ही मैक्सिको हर 6 सालों पर इलेक्शन होल्ड कराती है जिसमें प्रेसिडेंट को सिलेक्ट किया जाता है. द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल. ये कंट्री सबसे बड़ी खासियत है यहाँ की कि ये किसी डिक्टेटर्स के रूप में या मिलिट्री के रोल्स में नहीं आई है. बट अंटिल 2000 every election was won by a party called PRI, Institutional Revolutionary Party. कि 1933 से तो सब कुछ सही था, लेकिन 2000 के बाद हर एक इलेक्शन में PRI पार्टी, इट मीन्स इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी ही जीतती आई है. Opposition party did contest elections but never managed to win. कि यहाँ पर अपोजिशन पार्टीज भी होती हैं. अपोजिशन पार्टी का मतलब कि जो हमारी रूलिंग पार्टी है उसके अलावा किसी अदर पार्टी का सामने आ जाना. तो इस तरह से अदर पार्टीज या अपोजिशन पार्टीज कॉन्टेस्ट करती है लेकिन वह जीत नहीं पाती है. The PRI was known to use many dirty tricks to win elections. कि PRI कई ऐसे वर्क करती है जिसे डर्टी ट्रिक्स माना जाता है, जो गलत तरीके माने जाते हैं कि वह गलत तरीकों के माध्यम से ही वह इलेक्शंस जीत पाती है. All those who were employed in government offices had to attend its party meeting. Teachers of government schools used to force parents to vote for the PRI. अब हम दो चीज़ देख सकते हैं कि पहली चीज़ क्या कह रहा है कि जो पर्सन्स गवर्नमेंट ऑफिसेज में वर्क करती हैं या उनमें एम्प्लॉयड हैं तो उन्हें PRI पार्टी की मीटिंग को अटेंड करना आवश्यक होता है. जो किसी भी डेमोक्रेसी
गवर्नमेंट में ज़रूरी नहीं होता है। नेक्स्ट थिंग्स ये बता रहा है कि जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं या गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर्स वर्क कर रहे हैं, उन्हें फोर्स किया जाता है कि वे पेरेंट्स को कन्विंस करें, पेरेंट्स को फोर्स करें कि वे पीआरआई पार्टी को वोट दें। सो हम दो डर्टी ट्रिक्स हम देख सकते हैं जो वहाँ पे देखने को मिलती है। मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविटीज़ ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट द क्रिटिसाइज देम। कि यहाँ पर मीडिया जो है वो मीडिया भी सिर्फ और सिर्फ रूलिंग पार्टीज़ पे ही ज़्यादा वर्क कर रही है, उन्हीं की एक्टिविटीज़ को ज़्यादा हाईलाइट कर रही है। जो अपोजिशन पार्टी कुछ भी करती हो, कितना भी अच्छा वर्क कर रही हो, लेकिन उनको वो हाईलाइट नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज करती रहती है। समटाइम द पोलिंग बूथ्स वर shifted from one place to another in the last minute, which made it difficult for people to cast their votes. The PRI spent a large sum of money in the campaign for its candidate. कि एक और इसमें होता है कि कभी कभी इस तरह की भी कंडीशन आती है कि पोलिंग बूथ ऐसी लोकेशन होती है जहाँ पर लोग, आम आदमी या सिटीजन जाते हैं और अपनी वोट को देते हैं। तो लास्ट मिनट में, इनमें जब पोलिंग चल रही होती है, जब चुनाव चल रहा होता है, तो वहाँ के लास्ट समय में पोलिंग बूथ को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता था, जिससे लोग अपने वोट को प्रॉपरली नहीं दे पाते थे। और जो पीआरआई जो पार्टी है, ये अपने कैंडिडेट्स के कैंपेन में, उनके प्रचार प्रसार में ये बहुत ही अच्छा खासा पैसा खर्च करती है। सो अब हम यहाँ पर इन दोनों एग्जाम्पल्स को देखते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चाइना और मैक्सिको, इन दोनों में ही क्या डेमोक्रेसी माना जाएगा? कि दोनों में ही हमने देखा कि दोनों ही कंट्रीज़ में इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन चाइना में जहाँ सिर्फ एक पार्टी के लोगों को ही वहाँ के पार्लियामेंट के चुनाव में इलेक्ट होने के लिए या चुनाव पार्टिसिपेट करने के लिए एक ही पार्टी के मेंबर्स होने की आवश्यकता होती है, तो वहीं मैक्सिको में जो पीपल्स हैं, जो पीआरआई पार्टी है, वह गलत तरीके अपना करके इलेक्शंस को जीतती है, अपोजिशन पार्टी को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। तो ऐसी कंडीशन में हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि वहाँ इन दोनों कंट्री में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी तभी मानी जाएगी जब यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। इट मीन्स हर पर्सन्स को, हर एक लोगों को फ्रीली फेयरली चांसेस मिले कि वह अपनी कैंडिडेट्स को सामने रख सकें और जो रूलिंग में है उसको हारने के भी चांसेस हो, तब हम कहेंगे कि दैट इज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सो नेक्स्ट फीचर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।